हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस राणा आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1। और आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम, आपकी यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 1 जो है वो उसके 6 पार्ट हैं आपके, और आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका वो 1.1 पार्ट है आपका शिक्षण अवधारणाएं। ये आपका सिलेबस है और सिलेबस वाइज ही आपको यूनिट प्रोवाइड होगी और पूरी यूनिट का कंटेंट आपको ऑनलाइन क्लास में मिलेगा। इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन्हें एक एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कराऊंगा यहाँ पे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। शिक्षण दिया है यहाँ पे, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर। यहाँ पे आपका एमएलटी लेवल और आपका यूएलटी और आरएलटी लेवल का डिस्कशन किया जाएगा। विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं जो स्टूडेंट की होती हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। तो इन पीपीटी के माध्यम से इन चीजों का हम उल्लेख यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। शिक्षण के 3 आधारभूत आयाम बताए गए हैं। शिक्षण के 3 आधारभूत आयाम हैं, शिक्षक, छात्र और विषय। आपके क्वेश्चन जो है यहीं से ही बनने शुरू हो जाते हैं। आधारभूत, जो एक फ्रेश बच्चा होता है जेआरएफ की परीक्षा में बैठने वाला, उसे आधारभूत वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो आधारभूत का मतलब होता है जो एसेंशियल होता है, जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। जो एसेंशियल है वो क्या है, शिक्षण के लिए जरूरी है। शिक्षक, जो टीचर है क्लासरूम में, वो जरूरी है। छात्र है वो जरूरी है। और एक विषय, पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, करिकुलम भी कह सकते हैं, ये हमारा क्या करता है, बाउंड करता है टीचर को कि हमें किस दायरे में रहते हुए क्लास को कंडक्ट करना है। तो ये बेसिक हमारे हैं 3 आधारभूत आयाम है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। आपका जो ये वर्ड है इससे क्वेश्चन उठता है। प्रोसेस है जो सतत चलती है, सतत है ये। कंटिन्यू से हमारा क्वेश्चन उठता है। यहाँ से कंटिन्यू में यह है कि इनसाइड क्लासरूम आप सीखते हैं और आउटसाइड क्लासरूम, यानी कि आपका जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू चलने वाला है। और इस कंटिन्यू चलने में जो टाइप ऑफ पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक। आपसे पूछा जाएगा फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल। ये आपके 3 प्रकार हैं शिक्षा के, जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है कि विद्यालय किस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, अभिकरण है, फॉर्मल अभिकरण है, या लाइब्रेरी से लेकर के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो शिक्षण की एक प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती है, सतत है। सतत में यह है कि फॉर्मल में हमारा बीए और एमए की डिग्री, जिसका एक टीचर होता है, क्लासरूम होता है, करिकुलम होता है, एक निश्चित अवधि के बाद मूल्यांकन, परीक्षा होगी, उसका मूल्यांकन होगा और वहां पे मार्क्स दे दिए जाते हैं। इस प्रकार की एजुकेशन हमारी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। आप देखोगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मल हमारा बहुत जगह वर्ड पूछा गया है। फॉर्मल में कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यूनिट 1 और यूनिट 4 दोनों में ही आपको करना है, और यूनिट 10 में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर देखोगे आप प्रीवियस ईयर में, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा यूनिट 10 का शुरू होता है यहीं से ही पूछा गया है, जिसमें आप देखोगे डिलोर कमीशन का हम जिक्र करेंगे। इसके बाद जब मैं आपको ये समराइज करूंगा तब थोड़ा सा डिस्कस इस पे करेंगे। यह एक जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण के लिए हमने जटिल बोला है। जटिल को लेकर के बच्चा असमंजस में आ जाता है कि जटिल प्रक्रिया का मतलब ये है कि आप देखोगे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का सेम रिजल्ट नहीं रहता है, इसमें मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आचार संबंधी प्रक्रिया है। शिक्षण का हमारा क्लोजली रिलेशन है कि ये सोसाइटी से कोरिलेट होती है। जैसे हम देखेंगे टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन, ये हम डायनेमिक बताते हैं, यानी कि जिस प्रकार की हमारी सोसाइटी होगी उसी प्रकार का एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। जैसे कोरोना पीरियड में आप देखोगे तो कोरोना पीरियड में ऑनलाइन क्लास को प्रमोट किया गया और जिसके इफेक्ट हम आज एजुकेशन सिस्टम पे देखने को मिल रहे हैं। सांस्कृतिक, ये देखोगे कि हम जब शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण के थ्रू हमारी जो कल्चर है वो हमारी अपग्रेड होती है। आचार संबंधी प्रक्रिया है। आप देखोगे जो नेट में क्वेश्चन आता है, आचरण की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये हमारे आचरण में बदलाव लाने के लिए की जाती है। और अगर आचरण में बदलाव लाने की बात आती है तो हम इनफॉर्मल एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ये आचार संबंधी प्रक्रिया, जिससे एक सामाजिक व्यवस्था, इस पे क्या क्या चीजें प्रभाव डालती हैं, या ये किस किस चीज को प्रभावित करता है, या किस चीज के लिए हम टीचिंग की बात कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक वातावरण,
सामाजिक मानवीय मूल्यों का विकास, आचार विचार बदलाव के लिए विद्यालय उपकरण, अर्थात तत्कालीन सामाजिक संगठन से सीधे सीधे संबंधित है। इस पहले पैरा से जो 3 लाइन है इनसे काफी क्वेश्चन आपके उठते हैं। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय किस प्रकार का उपकरण है, तो ये आपका फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। इसके द्वारा, विद्यालय के द्वारा हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसे जैसा हम देखना चाह रहे हैं विद्यालय में ले जाकर के बच्चे को हम उसी तरीके की कल्चर में ढालना चाह रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे 2 विचारक हैं आपके, इवान इलीच जो डीस्कूलिंग सोसाइटी की बात करते हैं, वो निराशावादी हैं। वो कहते हैं कि विद्यालय जो है वो बच्चे पर विपरीत प्रभाव डालता है और उसकी नेचुरल ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे नेट से क्वेश्चन बनता है आपका कि विद्यालय किस प्रकार का अभिकरण है, तो आप बताओगे फॉर्मल अभिकरण, अर्थात तत्कालीन सामाजिक संगठन से सीधे सीधे संबंधित है। इस लाइन से ये जाता है कि जो एजुकेशन है हमारी वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। मैं एक आपको यहाँ पे ये आपका समाज है, समाज के अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम है, ये आपका शिक्षा आ गई, और इसके अंदर आपका शिक्षण आ जाएगा, शिक्षण आ गया हमारा यहाँ पे। इसके अंदर आपका देखोगे नॉलेज आ जाती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाज हमारा व्यापक है, इसमें ही एजुकेशन सिस्टम है, और इस एजुकेशन सिस्टम में टीचर पढ़ा रहा है, और जिस प्रकार का टीचर का मोड होगा ट्रांसफर करने का नॉलेज, उस प्रकार की नॉलेज हमारी प्रोवाइड हो जाती है। तो इस यूनिट से शुरुआत तो हम कर रहे हैं, पर इसमें आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं और ये आपकी आधारभूत है, इसीलिए आपको ये डीपली अच्छे से करनी है। यहाँ पे हम जितना बता रहे हैं वो ठीक है, बाकी का जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनमें हम डिटेल इसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, देखो क्रैश कोर्स है आपका, कम टाइम आपके पास है, लगभग 50 दिन का क्रैश कोर्स आपका है ये। तो मैं आपको यहाँ फाइंड आउट करता चलूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। सबसे पहला है शिक्षण की प्रभावकारिता, शिक्षण की प्रभावशीलता, एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है। दूसरा है आपका प्रकार, शिक्षण के किस प्रकार के, कितने प्रकार का शिक्षण होता है, या उसमें व्याख्यात्मक आपका दे देंगे, डायग्नोस्टिक दे देंगे, रेमेडियल दे देंगे, उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन 3 चीजों पर फोकस करके आपको चलना है। बेसिक चीजें तो आपको समझनी है, एनटीए नेट कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा ये कोई भी आपको श्योर नहीं बता जाएगा। पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस मुझे है और नेट की परीक्षा में कंटिन्यू मॉनिटर करता हूं। अभी जो इन्होंने किया है, पिछले वाले 2 एग्जाम मैंने देखे हैं डीपली, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की इन्होंने मात्रा घटाई है, और पिछले वाले कुछ सेट में तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही दिए हैं। इसके बदले में इन्होंने हायर एजुकेशन का यूनिट 10 को काफी बढ़ाया है, 5 से 6-7 क्वेश्चन तक उन्होंने पूछे हैं। वो भी यूनिट में आपको बिल्कुल ये देखो टिप पे हो जाएगी, वो आपके इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा। इसमें है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें मेन चीज आता है पर्सनल। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाते थे तो इसमें ये बताते थे कि टीचर की पर्सनालिटी कैसी हो, टीचर की बैकग्राउंड कैसी हो, टीचर का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। पर मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा साथ के साथ आपको छात्र की भी बैकग्राउंड देखनी है। तो इसमें पर्सनल फैक्टर क्या है हमारे, पारिवारिक क्या है, और कार्य क्षेत्र से संबंधित क्या है। तो पर्सनल फैक्टर में टीचर की पर्सनालिटी कैसी हो। आपसे एक क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता था यहाँ से कि अगर टीचर क्लासरूम में आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट से तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपर आई कांटेक्ट ना करने से क्या होता है कि टीचर का लेक ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे शो होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है। आप देखोगे कि क्लासरूम में पढ़ाने के लिए बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ मैं आपको ये चीज करा सकता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई टीचर इसमें फेल होता है तो बच्चे उसकी क्लास में शिक्षण कार्य को प्रभावी तरीके से नहीं सीख पाते। पारिवारिक में फैमिली बैकग्राउंड हमारी सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। आप देखोगे कभी कभी टीचर क्या है, फैमिली में झगड़ा करके आया तो क्लासरूम में वो अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता। इसके बाद में कार्य क्षेत्र से संबंधित हो तो यहाँ 3 प्रकार में बताऊंगा। अपने जो बॉस हैं उनसे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। सपोज दैट आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आपके प्रिंसिपल से अच्छे रिलेशन नहीं है तो क्लासरूम में आपका टीचिंग प्रभावित होगा। इसके बाद में साथी लोग जो हैं हमारे उनसे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। वर्क प्लेस पे सपोज दैट स्टूडेंट के
फील्ड में मैं आपको बताऊंगा जो उनके स्टूडेंट के साथ के बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे का मजाक उड़ाते हैं तो वो बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। इसके साथ में आप देखोगे जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके अधीन कार्य करते हैं, वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो ये इससे हमारा क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो प्रभावित होता है, टीचिंग हम अच्छे तरीके से वहाँ डिलीवर कर पाते हैं। देखो टीचिंग का पूरा माध्यम यही है कि हाँ, हम जब डेफिनेशन अभी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें शिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें कि टीचर है, स्टूडेंट है और एक पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के दायरे में रहते हुए हमें वो कंटेंट जो है, वो मैटर जो है वो डिलीवर करना है, बच्चों तक पहुंचाना है, उसका नॉलेज का ट्रांसफर करना है हमें। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके बाद में है आपका सेकंड, बौद्धिक कारक। इसमें क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता और शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता, और ये क्वेश्चन जो है ये प्रक्रिया से रिलेटेड है, जो आपका ये वर्ड है। आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आपका बनता है कि शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता, तो आप देखोगे शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता में आपका रुचि आ जाएगी, और अगर आप शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता देखोगे तो आपका इसमें विषय का ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि जिस शिक्षक जब हम अपॉइंट होते हैं तो उसमें आप देखोगे नेट जीआरएफ कंपलसरी है आपका, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा जाता है कि तो आपका नेट है और जीआरएफ है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, प्रक्रिया से ही वही क्वेश्चन है। बौद्धिक कारक में विषय का ज्ञान आपका होना चाहिए। यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि जैसे साउंड, टीचर का क्लासरूम में साउंड कितना हो, पिच वेरिएशन कितना हो, कॉन्फिडेंस उसका जो है वो कितना हो, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि शिक्षक के बौद्धिक लेवल को मेजर करते हैं वो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई शिक्षक है वो क्लासरूम में किसी तरीके से अपने बच्चों के साथ बायस है तो वहाँ शिक्षण प्रक्रिया हमारी प्रभावित होती है और बच्चों के माइंड में टीचर की नेगेटिव इमेज आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक प्लेसिबो इफेक्ट पढ़ोगे, प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो प्रभाव आप पढ़ोगे आगे चल के इसमें। तो वो क्या है कि बच्चा यहाँ कंटेंट डिलीवर जो हो रहा है उसको रिसीवर एक अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि टीचर की जो इमेज है उनके माइंड में गलत गई हुई है। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक को कभी भी क्लासरूम में पक्षपात नहीं करना चाहिए किसी भी बेसिस पे, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे रीजन के, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, या जाति के आधार पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद में सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में हमने बताया कि जो समाज के अंदर, ये अभी आपको मैंने बताया, जिस प्रकार का समाज चेंज होगा उसी प्रकार का आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। यहां से आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का जो मोटिव था वो क्या था, तो आप देखोगे मोक्ष की प्राप्ति था। और आज एजुकेशन का जो मोटिव है वो क्या है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। तो सामाजिक कारक का मतलब ये है कि जैसे समय बदलेगा तो शिक्षा का उद्देश्य भी बदल जाएगा, और शिक्षा के जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो किस लिए करते हैं उसमें मोटिव भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र में गणित की जगह वाणिज्य होता है, और वहाँ पे सीए जो हैं हमें यहाँ पे ढूंढने को देखते हैं। जब हमें सीए का कोई काम आता है तो हम पूछते फिरते हैं सीए के कोई, भाई सीए कौन है यहाँ पे। तो आप देखोगे मैथमेटिशियन हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं पर सीए नहीं मिलते हैं। तो सीए वहाँ पे बहुत ज्यादा है चार्टेड अकाउंटेंट में। वातावरण से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। वातावरण का मतलब यहाँ पे है कि एनवायरमेंट, एक तो एनवायरमेंट आपका ये है कि सर्दी गर्मी, एक आपका सोशल एनवायरमेंट में ये है कि जिसमें हम कल्चर इंक्लूड करते हैं। तो एनवायरमेंट कैसा हो ये किसी संस्था, शिक्षक और छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखोगे कि किसी विभाग विशेषकर एनवायरमेंट ऐसा होता है कि वहाँ एकेडमिक हम प्रमोट करते हैं बच्चे को और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ लेग पुलिंग की जाती है, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। और ये फैमिली का एनवायरमेंट भी आप यहाँ काउंट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट पीपीटी आपकी चलती है। डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन एक श्योर होता है और लगभग एक पोर्शन ये फिक्स है आपका क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है, सोशियोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उन्हें तो जरूर ये पोर्शन करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नाम मैं आपको लिखवाऊंगा, उन्हें अगर आप करोगे तो वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलता है। ये डेफिनेशन क्या शो करती हैं, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से ये बता रहा हूं। सभी डेफिनेशन ये शो करती हैं कि ये आपका टीचिंग की प्रक्रिया है, ये शिक्षक है आपका, ये छात्र है।
ये पुरानी पीढ़ी है, ओल्ड जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन है। ये परिपक्व है, मैच्योर है, ये कम मैच्योर है। अब यहां से आप देखोगे सभी डेफिनेशन ये फोकस करती हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा कि किस किस की डेफिनेशन आपको करनी है। नंबर 1 इमाइल दुर्खाइम, नंबर 1 पे आपका इमाइल दुर्खाइम। नंबर 2 यहां पे विवेकानंद जी देखोगे, गांधी जी, अरविंदो। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन को बताता हूं मैं एक बार, परिभाषा दी है। फिलिप्स कहते हैं कि शिक्षा वह संस्था है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सभी बच्चों को संस्था पता नहीं होती है। संस्था क्या है? जिसका केंद्रीय विषय ज्ञान का संग्रह है, जो शिक्षा पुरानी पीढ़ी से, मैंने बताया यहाँ पे ओल्ड जनरेशन से अब द्वारा, पुरानी पीढ़ी द्वारा अपने ज्ञान को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करना है, ये इधर ट्रांसफर कर रहा है नॉलेज का, तो फिलिप्स ये कहते हैं। यहाँ पे ये वर्ड आपका संस्था जो है ये छूट गया है। संस्था और समिति ये कार्य प्रणाली है, इसमें व्यक्तियों की सदस्यता इंक्लूड नहीं होती है। जो ये कार्य प्रणालियों का एक प्रोसीजर है हमारा, तो ये संस्था है। ठीक है। दुर्खाइम कहते हैं यह वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव है जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में मौलिक, बौद्धिक और नैतिक, ये आपका की वर्ड है, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं इमाइल दुर्खाइम। मौलिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो अब तक संपूर्ण समाज और पर्यावरण के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन करना। एडेप्टेशन मतलब, अनुकूलन का मतलब है आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब जो हम फेवर में, देखो अब सर्दी पड़ रही है तो सर्दी के कपड़े पहन के लोग आते हैं, तो ये अनुकूलन का है कि जब हम आसपास के पर्यावरण के द्वारा अपने आप का कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। नेक्स्ट है आपका थॉमसन की डेफिनेशन है, शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का समन्वित रूप है जिसके द्वारा मनुष्य के उत्तम गुणों का विकास होता है। एनएल पेज की डेफिनेशन है आपकी, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, कला अनुभवों पर आधारित है। ये आपका कला और विज्ञान, विज्ञान की जब आप साइंस की डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्वेश्चन यहां से भी मिलते हैं आपको। कला का मतलब है कि हमारा इसमें एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है। आज मेरी पहली क्लास है बोर्ड पे आपकी, तो आपको लग रहा होगा एक्सपीरियंस का मतलब ये कि किस तरीकों से वो करता है, और ये विधि के साथ चलता है, ये पद्धति के साथ चलता है, मेथड के साथ चलता है। तो कला अनुभव पर आधारित होती है, एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। क्लार्क बोल रहे हैं विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण कहलाती है। यानी कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण कहलाती है। इनका मतलब ये है कि जो हमारा छात्र है इसे हम शिक्षण के माध्यम से यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मूल्यांकन का जो मेथड है वो क्या है, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन को सिंपल तरीके से आप बताओगे कि जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हमारी किस सीमा तक हुई है, इस चीज का मेजरमेंट करना हमारा मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बीओ स्मिथ की डेफिनेशन है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण कहलाती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी टीचिंग कर ली है पर उसे अधिगम नहीं पता, अधिगम करता पता नहीं है। तो ये क्या है, आपके बड़े भारी वर्ड हैं, इंग्लिश में अच्छे लगते हैं। लर्नर को हम अधिगम करता कहते हैं, अधिगम है सीखा हुआ, सीखना। सीखने को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण कहलाती है। यहां से आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा टास्क, आपने एक वर्ड अधिकार प्रशा, यहाँ एक वर्ड है आपका, और मेरे याद आ रहा है कि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे ज्यादा टीचर के लिए टिपिकल है कि क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करना, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण कहलाती है। सबसे ज्यादा क्लास में जो इन प्रभाव पड़ता है वो है स्टूडेंट की अलर्टनेस का। टीचर बहुत अच्छा है, मैथोलॉजी बहुत अच्छी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, पर बच्चा करना नहीं चाहता तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं,
और ये आपकी समझ पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप इसे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपके परिस्थिति के अकॉर्डिंग ज्ञान, संचार और स्टूडेंट अलर्टनेस, यहाँ से आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मेन फोकस आपको करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, क्योंकि संचार इतना इंपॉर्टेंट है कि टीचर को नॉलेज भी है पर उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो नॉलेज का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसके बाद है आपका पार्सन्स। पार्सन्स कह रहा है कि स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं। पार्सन्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने शिक्षा को बताया शिक्षा समाज और व्यक्ति के बीच पुल का कार्य करती है, और पार्सन्स स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सामाजिकरण आपका स्कूल में होता है। कुछ बच्चों को सोशलाइजेशन नहीं पता होता है, तो सोशलाइजेशन क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। आप देखोगे इसके नियर बाई कई कॉन्सेप्ट हैं सोशियोलॉजी में, कल्चर भी इसमें इंक्लूड होती है। तो स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी पार्सन्स मानते हैं। दूसरी कोटेशन यहां आप नोट कर सकते हो कि शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच पुल का कार्य करती है, ये भी पार्सन्स ने कहा है। पूछ लिया जाता है आपका अक्सर पेपर 1 में ये। इसके बाद इवान इलीच ने स्कूल को दमनकारी संस्था कहा है, पलायनशीलता। मैंने आपको अभी पिछली उसमें जिक्र किया था, ये इनकी बुक है डी स्कूलिंग सोसाइटी, और इसमें इन्होंने कहा कि स्कूल से बच्चे का भाग जाना। अब बच्चा क्यों भागता है, क्योंकि स्कूल में एक नेगेटिव इफेक्ट उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो स्वतंत्र ग्रोथ है उसको बाधित करता है, और बच्चे का मन क्या करता है, स्कूल से भागने के लिए करता है। जब हम छोटे थे तो हमने ये इफेक्ट देखा था कि बच्चे स्कूल से भाग जाया करते थे। क्यों भागते थे वो, क्योंकि वहां पे एक नेगेटिव इफेक्ट डलता है। आपने कितनी कोटेशन पढ़ी होंगी टीचर और स्टूडेंट के रिगार्डिंग कि गुरु कुम्हार है और जो कुंभ है, घड़ा है, वो छात्र है, और उसमें देखोगे वो किस तरीके से कुम्हार उसे पीटता है बाहर से और अंदर से कपड़े से सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही टीचर का कार्य होता है क्लास में बच्चे को सपोर्ट करना, इंटरनल सपोर्ट भी देना है और उसे डांटना भी है। ठीक है, इसका जिक्र बाद में भी हम करेंगे, हायर एजुकेशन में भी मैं इसे बताऊंगा एक दो बार आपको। जीविक की डेफिनेशन है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। आप अगर सली से इन डेफिनेशंस को देखोगे तो इनका मीनिंग एक ही जा रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे बताया शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक म्यूचुअल इफेक्ट है। यहां से एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट और टीचर स्टूडेंट को यहाँ सिखा रहा है और स्टूडेंट से सीख भी रहा है। आप देखोगे इसे हम म्यूचुअल बोलते हैं, पारस्परिक, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में और अपेक्षित परिवर्तन लाना है। किसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है? छात्र के। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लेके चलते हैं और बच्चे में एक अपेक्षित, जैसा हम चाह रहे हैं वो परिवर्तन लेके आ रहे हैं। इसके बाद में है एच.एल. मॉरिसन की है, शिक्षण एक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है जहां कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जा रहा है। आप देखोगे मैंने ये पहले ही आपको एक बताया, ये केमिस्ट्री से सीधा सीधा कोरिलेशन में आपको करूंगा। आपके कॉलोनी या नियर बाई आप रहते हैं, आपका जो पानी आता है वो टंकी से आता है और वो टंकी हमेशा हाइट पे होती है। जितनी हाइट पे टंकी होगी उतना ही फ्लो आपका पानी का अच्छा होगा। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, शिक्षक का जो स्थान है क्लास में ऊंचा होता है, आप देखोगे तो ये भी एक इसमें लॉजिक है। ठीक है, जितना अच्छा ये कोऑर्डिनेशन बैठेगा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज उसी तरीके से होगा। अगर स्टूडेंट को आपने ऊपर बैठा दिया और टीचर नीचे बैठा तो फ्लो नहीं बन पाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्य कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से गठित होती है। आप देखोगे इसमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इन्होंने, शिक्षक और छात्र के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से। तो ये कुछ फोकस डालता है आपका जो टीचिंग के प्रकार हैं उनमें कुछ आप देखोगे लर्निंग बाय डूइंग, हम बच्चे को करके सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है, प्रशिक्षण का जो पार्ट होता है। जब आप देखोगे किसी व्यक्ति के यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कौशल विकास के लिए,
कौशल विकास हम किस तरीके से कर पाते हैं, तो यहाँ लेक्चर मेथड हमारा काम नहीं करता, यहाँ पे लेक्चर मेथड हमारा काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या काम करेगा, जितनी सहभागिता बच्चे की होगी उतना जल्दी ही वो सीख पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे शिक्षा दर्शन दिए हैं, कुछ चीजें हमने इंक्लूड की हैं यहाँ पे। यथार्थवादी अप्रोच, यथार्थवादी अप्रोच में ये कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। यहाँ लॉजिक हमारा प्रायोरिटी पे है, न कि भावनात्मक। प्रकृतिवादी में प्रकृति ज्ञान की का निर्धारण करती है, यहाँ पे हम नेचर को सुपीरियरिटी में लेते हैं। और आदर्शवादी में हम कहते हैं आइडियाज ही प्रकृति का निर्धारण करते हैं, प्रकृतिवादी विरोधी उपागम है। देखो ये अप्रोच है जिस अप्रोच से हम स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ माइंड और यहाँ सेंसेस बोल दें तो माइंड हमारी इंद्रियों को चलाता है, एक अप्रोच ये है। हम ये कह देंगे हमारी इंद्रियां माइंड को चलाती हैं, ये कह देंगे। नेचर आइडियाज गवर्न करती है तो ये नेचुरलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। और हम कह दें कि आइडियाज नेचर को गवर्न करते हैं तो ये आपका आदर्शवादी अप्रोच हो जाएगी। आप जब यूनिट जो एनवायरनमेंट की यूनिट है उसकी शुरुआत करोगे, वहां मैं इन्हें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा और आपकी समझ में वहां ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। यहाँ पे शिक्षा सर्वांगीण विकास है। यहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन बनता है, शिक्षा के द्वारा हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं इसका, ह्यूमन बीइंग का। नैतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास। आप देखोगे कि शिक्षित होना किसी एक फैक्टर से रिलेटेड नहीं होता है। अगर किसी एक बच्चे के 99% मार्क्स आए हैं और उनके घर में आप गए और आपको वहां उसने पानी नहीं पिलाया तो आप कहोगे कि बच्चा क्या ये पढ़ा लिखा थोड़ा ही है। तो आप देखोगे कि आपकी जो एजुकेशन है वो किन किन फैक्टर से झलक दिया, उनका दिया है नैतिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास। ठीक है। इसके बाद में उच्च शिक्षा में अध्ययन का वांछनीय परिणाम क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है। उच्च शिक्षा में अध्यापन का वांछनीय परिणाम है कि विद्यार्थी के स्वतंत्र विचारों के स्तर को बढ़ाता है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट, सेमिनार का क्या कार्य है। तो सेमिनार जो है, जो वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी हमारे जो छात्र है उसके स्वतंत्र विचारों को बढ़ाती है, स्वतंत्र विचार स्तर को बढ़ाती है। इसके बाद में यहाँ प्लेटो का जिक्र किया है, स्वतंत्र इच्छा वृद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है आपका ये वर्ड मोटिवेशन, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मोटिवेशन जो है आपका, इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक है सकारात्मक प्रेरणा, एक आपका नेगेटिव मोटिवेशन है। आप देखोगे कि जब हम आपको शाबाश करते हैं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि नेगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक उत्प्रेरणा किस स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त होगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा वहां, हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। ज्यादातर बच्चे मेरी क्लास में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि नेगेटिव मोटिवेशन, जब आप कोई कार्य करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप रहने दो, आपके बस का नहीं है, इस प्रकार की मोटिवेशन जो है, तब क्या कहते हो आप कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव मोटिवेशन है। और सामने वाला, कई बार मूवी में भी आप देखते हो, एक साउथ की मूवी है, वहां पे फुटबॉल की प्लेयर है लड़की और उसको वो कोच मोटिवेट करता है इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हायर बताते हैं, कुछ मीडियम बताते हैं, कुछ लोअर बताते हैं। आप अपना आंसर देख लेना कि आपका कहाँ है। तो आप देखोगे हाई लेवल नहीं चलेगा, लो लेवल नहीं चलेगा, जो मीडियम लेवल का बच्चा है इसे नेगेटिव मोटिवेशन बहुत अच्छे तरीके से इस वर्ग पे हमारा फंक्शन करेगी। सपोज दैट किसी बच्चे के 60% आए हैं और आपने कहा नहीं तुम रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना, तो नेक्स्ट टाइम वो 80% ले आएगा। अगर 80% वाले को कहा तो शायद वो गिव अप कर दे। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा गया है और अभिप्रेरणा का आपको पता भी होना चाहिए, मोटिवेशन क्या होती है। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, अध्यापन का उच्चतम स्तर, समस्या समाधान विधि।
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका अध्यापन का उच्चतम स्तर क्या है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है और इसमें क्या है बच्चा यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पूछा जाता है, अभी हमारे मेथड आएंगे, मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें लेक्चर मेथड पे बहुत क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, मैं लेक्चर मेथड की मेरिट क्या है डिमेरिट क्या है तो वो आगे एक्सप्लेन करेंगे आपका। शिक्षण व्यवसाय को अपनाकर क्या प्राप्त होता है आपको, आदर। जब आप शिक्षण व्यवसाय में आ रहे हैं, नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे फ्यूचर में कहीं भी, तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपने यह व्यवसाय क्यों चुना। तब आप देखोगे आपको दो प्रकार के क्वेश्चन एक आपके सामने होते हैं, एक व्यवहारिक का मतलब जो वास्तविक में आपने चुना है, और एक सैद्धांतिक। तो हमें हमेशा देखोगे सैद्धांतिक वाला आंसर ऑप्ट करना है। आप कहोगे किसी वजह से मैंने टीचिंग ज्वाइन की है, क्योंकि इसमें हमारा सम्मान मिलता है हमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद में है शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षक को अनिवार्यतः उपाय कुशल और सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। यहां से आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि आप शिक्षक हैं और आपसे किसी ने कहा है कि परीक्षा में कंडक्ट करा रहे हैं आप, और वहां पे आप क्या करेंगे। आपका छात्र है और आप परीक्षा में निरीक्षक हैं और वहां पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे वहां, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे वहां पर। अगर क्लासरूम में हैं, आप पढ़ा रहे हैं और उसके सामने कोई समस्या आई हुई है, तब उसकी हेल्प करोगे आप। तो आप देखोगे कि समय के स्थान के बदलते ही आपका आंसर बदल गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपका एक क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर महिलाएं प्यार और इसने ज्यादा मिलता है, इसलिए महिलाओं की ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है वहां पे, और यहाँ पे हम बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब। महिलाओं का जो मुद्दा है वो मैं डिटेल में आपको काफी बताऊंगा ही, अब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यू। ये हमारा क्लास है, क्लास की स्टार्टिंग है, इसमें आपकी 15 से 20 क्लास आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की मिलेंगी। डेली 1 या 2 क्लास आपको मिलेंगी, ऐप में मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी, यूट्यूब पे मिलेंगी। और इसके बाद प्रीवियस ईयर के कम से कम 400 क्वेश्चन आपके बैठते हैं। ये 400 क्वेश्चन मैं आपके सोल्व कराऊंगा। जब आप ये कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है और टीचिंग एप्टीट्यूड को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे। तो आज की आपकी पहली क्लास में यहीं तक रोक रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं इस टॉपिक के बाद। थैंक यू।